इसकी एक बड़ी, जब आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उस फॉर्मूला के अंदर जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से हो रही है, कौन से स्टेप्स पहले कैलकुलेट हो रहे हैं, कौन से स्टेप्स उसके बाद कैलकुलेट हो रहे हैं, इसकी एक बड़ी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी जब हमने डिस्कस किया था कि जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स होते हैं तो वो ऑपरेटर्स जो हैं वो उसी ऑर्डर में अप्लाई होते हैं, उसी ऑर्डर में कैलकुलेट होते हैं जिस ऑर्डर में हमने मैथ्स की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि पहले पैरेंथेसिस और पहले पावर्स और पैरेंथेसिस सॉल्व होते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको बताता है कि जब भी कोई आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं उस फॉर्मूला में अगर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो यू कैन सी कि कौन से स्टेप्स जो हैं वो पहले परफॉर्म हो रहे हैं और उसके बाद कौन से स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखी है, वो स्टेटमेंट इज 6 + 5 × 25 डिवाइडेड बाय 15 प्लस इन ब्रैकेट्स 19 + 5/6, राइट। अब ये जो कैलकुलेशन है ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस चीज़ को समझना जो है ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है वो मैंने यहाँ पे इक्वल टू के साइन के साथ लिखी है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसको कैलकुलेट करके दिया है। आई विल सी कि ये कौन कौन से कैलकुलेशन स्टेप्स में ये कैलकुलेशन परफॉर्म हुई है। इसको देखने के लिए फॉर्मूला में जाएंगे। फॉर्मूला के अंदर हमारे पास ये होता है जनाब इवेल्युएट फॉर्मूला, ठीक है जी। इसमें लिखा हुआ है डीबग से कम्प्लेक्स फॉर्मूला, evaluating each part of the formula individually, stepping through the formula part by part can help you verify its calculations correctly, राइट। ये बात मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। अब देखें, सबसे पहले उस सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था और मैंने इवेल्युएट फार्मूला पे क्लिक किया तो उस सेल के अंदर जो फार्मूला लगा हुआ था वो इवेल्युएट होता चला जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस सेल का रेफरेंस लिखा हुआ है शीट नंबर एक्सरसाइज 2 और सेल जो है वो C8 है और इसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है 6 + 5 और ये सारा कुछ। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसमें से कुछ चीज़ के नीचे जो है वो लाइन लगाई है, जैसे ये 5 × 25 के नीचे लाइन लगाई है। इट सेज कि सबसे पहले ये वाली कैलकुलेशन जो है ये मैं परफॉर्म करूंगा, राइट। तो मैं इवेल्युएट के बटन पर क्लिक करूंगा तो हम देखेंगे कि सबसे पहले उसने वो जो पहली कैलकुलेशन थी उसको करके जो है वो बताया है कि दैट इज 125। उसने क्या किया, 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आ गया। अब अगले स्टेप में उसने 125 को डिवाइड करना है 15 के साथ, तो मैं वैल्यूएट पे क्लिक करूंगा तो उसने 125 को 15 पे डिवाइड करके जो आंसर है वो लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो कैलकुलेशन होगी दैट विल बी 6 + 8.33। इफ आई विल क्लिक ऑन वैल्यूएट तो वो इसको ऐड करके 14.33 करके मुझे बता रहा है। देन नेक्स्ट जो कैलकुलेशन होगी, अब वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा कैलकुलेशन करने, 5 / 6, इट विल इवैल्यूएट इट और फिर उसके बाद 19 + दिस और वो इनको ऐड करेगा और फिर उसके बाद इसकी ब्रैकेट को ओपन करेगा। देखें ये जो कैलकुलेशन है इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या करेगा, इसकी ब्रैकेट को ओपन करेगा क्योंकि बाहर इसके पॉजिटिव साइन है। अगर नेगेटिव साइन होता तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव साइन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। इसने इवेल्युएट किया और ब्रैकेट खत्म कर दी। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें ये होगा कि 14.33 + 19.83 ये दोनों आपस में ऐड होंगे और हमारे पास आंसर 34.166 आएगा। तो किसी भी सेल के अंदर जो कैलकुलेशन स्टेप्स हैं वो क्या हैं, इसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल गलती तो नहीं कर रहे, कहीं क्या ऐसे तो नहीं है कि आप किसी और तरीके से कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं और ये गलत तरीके से कैलकुलेशंस कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने जो परफॉर्म किया था इसको डेट एंड टाइम के फंक्शंस के अंदर, तो हमने कहा था कि आज की डेट लिख लेते हैं और इस डेट में हमने कुछ टाइम ऐड करना है। वो टाइम क्या है, 2 साल 3 महीने 5 दिन 9 घंटे 20 मिनट और 10 सेकंड। तो हमने क्या किया था, हमने एक बड़ा ही लंबा सा फंक्शन लगाया था एक सेल के अंदर कि हमने सबसे पहले इस डेट के अंदर से, ये जो हमारी रेफरेंस डेट थी, इस डेट के अंदर से ईयर निकाला, उसमें 2 ऐड किया, इस डेट के अंदर से मंथ निकाला, उसमें 3 ऐड किया, इस डेट के अंदर से डे निकाला और उसमें 5 ऐड किया। फिर उसके बाद जो नया डे मंथ और ईयर आया इनको कंबाइन करके हमने एक डेट बना ली। उसके बाद हमने इसी डेट के अंदर से आवर निकाले, उसमें 9 ऐड किया, मिनट निकाले 20 ऐड किया, सेकंड निकाले 10 ऐड किया और फिर जो नया सेकंड मिनट और आवर्स आए इनको कंबाइन करके टाइम बना लिया और फिर उनको ऐड कर दिया। तो ये जो काम था ये हम लोगों ने किया, ये मैंने आपको बताया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने भी इसको इसी तरीके से इवैल्यूएट किया होगा, कैलकुलेट किया होगा। हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले उसने क्या किया है, वो लाइन लगाई है C10 के नीचे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है कि सबसे पहले जिस सेल का एक्सटर्नल का रेफरेंस लगा हुआ है उस सेल की वैल्यू को उठा के यहाँ पे ला के रखेगा। अगर मैं स्टेप इन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि जनाब ये जो C10 है ये कौन से सेल से आ रहा है, ये इस सेल से आ रहा है। उस सेल में जो भी कैलकुलेशन हो रही होगी, अगर उस सेल में भी कोई कैलकुलेशन हो रही होती तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा होगा। स्टेप आउट के ऊपर क्लिक करते हैं हम, दोबारा वापस इस सेल में आ जाएंगे। वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस सेल
अब यहाँ से ईयर का फंक्शन लगेगा और इस डेट के अंदर से ईयर निकलेगा। तो जैसे मैं वैल्यूएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो 2020 विल बी द ईयर, उसमें 2 ऐड करेगा तो 2022 बन जाएगा। अब मंथ ऐड निकालना है C10 के अंदर से, तो C10 का जो मंथ है दैट इज दिस 8, और उसमें फिर अब 3 ऐड करना है। वैल्यूएट के बटन पे क्लिक करूंगा तो 11वां महीना बन जाएगा। अब C10 में से डे निकालना है। C10 की वैल्यू एक दफ़ा वैल्यूएट पे क्लिक करने से यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद इसमें से डे निकलेगा, तो जैसे मैं वैल्यूएट पे क्लिक करूंगा डे निकलेगा 2, इसमें 5 ऐड होगा इस स्टेप में, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब डेट है 2022, 11 और 7, और जब ये फंक्शन वैल्यूएट होगा तो हमारे पास एक डेट आएगी विच इज़ 44872। अब ये सीरियल नंबर है इस डेट का 11 जुलाई 2022 का। ओके, आगे चलते हैं जनाब। इसमें से आवर निकलेंगे। वैल्यूएट करूंगा, पहले C10 की वैल्यू आ गई, अगली दफ़ा वैल्यूएट करूंगा उसके आवर्स आ गए और उसमें आपने 9 ऐड करना है तो वो 32 घंटे बन जाएंगे। इसी तरीके से मिनट, और मिनट्स में 20 ऐड करने हैं तो वो 73 मिनट्स बन जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड में 10 ऐड करने हैं तो वो 43 बन जाएंगे। अब टाइम इसका कन्वर्ट होगा कैसे, ऐसे कि 0.38 समथिंग जो है ना वो ये हो जाएगी। ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट वैल्यूएट करूंगा इसके ऊपर, तो ये इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 11/7/2022 9:13 ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप देखें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है कि कौन से स्टेप में जो है ना वो आपने कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म किया है। अब फर्ज करें कि किसी एक सेल के अंदर कोई वैल्यू में गलती है जिसकी वजह से आपका टोटल सेल जो है वो आउट होता जा रहा है, टोटल वैल्यू आपके पास नहीं आ रही है। तो ये जो वैल्यूएट का फंक्शन है दिस विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग कि कौन से स्टेप में एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपका टोटल ओवरऑल सेल का जो आंसर है वो गलत आ रहा है। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज की तरफ जाएंगे, जब हम नेस्टेड इफ की तरफ जाएंगे, तो फिर मैं वहाँ पे दोबारा इवैल्यूएट फार्मूला के अंदर आपको बताऊंगा कि जनाब देखें ये फार्मूला के अंदर एक एरर है और उस एरर को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। राइट। अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करनी कि कैलकुलेशन ऑप्शंस क्या होती हैं। कैलकुलेशन ऑप्शंस में सबसे पहले तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कैलकुलेशन बिहेवियर की बात करते हैं। ये चीज़ हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने तमाम जो फार्मूलाज हैं उनको अपडेटेड रखता है। तो अभी रूल ये है कि फॉर एग्जांपल किसी भी एक सेल में, जैसे एक्सरसाइज 1 में हमने देखा कि इस सेल में इन 3 सेल्स का रेफरेंस लगा हुआ था, तो ये उसके साथ लिंक था। इनमें से किसी भी एक सेल की वैल्यू में चेंज आएगा तो ये वाला सेल जो है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो जो तमाम इंटरलिंक्ड सेल्स होते हैं वो किसी भी एक सेल की वैल्यू में चेंज आने की वजह से ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट होके दोबारा से उसका आंसर अपडेट हो जाता है। इसके अलावा जो डेट और टाइम के फंक्शन जो हम लोगों ने पढ़े थे, नाउ और टुडे, ये दोनों फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो हर वक्त अपडेट होते हैं, जो हर सेल के साथ अपडेट होते हैं। किसी भी सेल में आपने वैल्यू पेस्ट की है, ये वाले दोनों फंक्शंस अपडेट हो जाएंगे। तो दिस इज द डिफॉल्ट कैलकुलेशन बिहेवियर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दैट एवरी कैलकुलेशन इज मेड ऑटोमेटिकली इफ यू अपडेट एनी प्रेसिडेंट सेल। कोई भी प्रेसिडेंट सेल आप अपडेट करेंगे तो कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। कैलकुलेशन ऑप्शंस में चलते हैं, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक के ऊपर टिक लगा हुआ है। इसके बाद कभी कभार ऐसे होता है कि जब आप बहुत बड़े डाटा टेबल्स के साथ काम कर रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल 10,000 रोज हैं और फॉर एग्जांपल जो है 30-35 कॉलम्स हैं, इतने बड़ी डाटा शीट के अंदर जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, जब आप वी लुकअप, एच लुकअप, नेस्टेड इफ और इस तरह के फंक्शंस को लगाते हैं तो कैलकुलेशन में एक ऐसा इतना ज़्यादा टाइम लगना शुरू हो जाता है जो अब नोटिसेबल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक एक बहुत बड़ी शीट के ऊपर काम किया, उसमें किसी भी सेल में जब आप कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद तमाम फार्मूला जो हैं वो अपडेट होते हैं, खासतौर पे वो फार्मूला जो डेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और उन फार्मूलाज के दोबारा अपडेट होने की वजह से मेरी शीट जो है उसको काफ़ी टाइम लग रहा था। और वो जो काफ़ी टाइम था वो ऐसा नहीं था कि 1 घंटा लग रहा था, उसको तकरीबन 1 या 2 सेकंड हर सेल में वैल्यू एंटर करने के बाद लगते थे अपने तमाम फार्मूलाज को अपडेट करने के लिए। लेकिन उसमें फिर आपको करना ये चाहिए कि आप ऑटोमेटिक कर दें एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स। आप टेबल्स डिफाइन कर रहे हैं, हमने होम के अंदर से टेबल्स को डिफाइन करना सीखना है, फॉर्मेट एज ए टेबल। तो इफ़ देयर इज़ अ टेबल, आप ऐसे कर सकते हैं कि उस टेबल को एक्सक्लूड कर दें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के अंदर से और बाकी तमाम कैलकुलेशंस आप ऑटोमेटिकली करें। इससे भी आपका काम जो है वो हो सकता है, या आप तमाम की तमाम जो कैलकुलेशंस है उसको मैनुअल पे मूव कर दें। अब जब आपने एक शीट मैनुअल पे मूव कर दी है, इस वक्त ये पूरी की पूरी शीट मैनुअल कैलकुलेशंस के ऊपर है, आप देखें तो होगा ये कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू चेंज करूंगा तो आप देखें कि इसके जो डिपेंडेंट सेल्स हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके डिपेंडेंट सेल्स कौन कौन से हैं, मैं इसके सारे डिपेंडेंट सेल्स आइडेंटिफाई करता हूँ। अब देखें कि इसके सारे डिपेंडेंट सेल्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, इस सेल की वैल्यू के ऊपर जो
सेल्स डिपेंडेंट हैं, इनमें से किसी के ऊपर भी जो है मैं फर्ज करें कि इसको चेंज करके, इस सेल को चेंज करके कर देता हूँ 20,000, तो इनमें से किसी भी सेल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अब मैं इसको कैलकुलेट नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा, जिसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है F9। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा, ये जिन जिन के ऊपर एरोज लगे हुए हैं वो तमाम वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जरा गौर से देखिएगा, कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया तो हर वो वैल्यू जिसके ऊपर ये एरो लगा हुआ था, दैट वैल्यू हैज बीन चेंज। तो कैलकुलेशन ऑप्शंस में से जब आप उसको मैनुअल कर देते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फिर उन कैलकुलेशंस को तभी करेगा जब आप उसे कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे, राइट, जो जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है F9। और कैलकुलेट शीट, आप यानी कि सिर्फ इस शीट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यू विल प्रेस कैलकुलेट शीट, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि बड़ा डाटा एक अलग शीट में होता है और बाकी समरीज वगैरह दूसरी शीट में होती हैं। तो आप बजाय इसके कि आप बाकी शीट्स को कैलकुलेट करें, आप सिर्फ एक कैलकुलेट शीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो करंट शीट को जो है वो कैलकुलेट करेगी, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है क्या, शिफ्ट F9। तो आप ऐसे कर लें, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बड़ा बड़ा डाटा है उसको एक शीट में डाल दें और उसके बाद उसकी समरीज दूसरी शीट में डाल दें और सिर्फ इस शीट को जो है ना वो कैलकुलेट करें। खैर ये चीज़ें थोड़ी आगे चल के हम देखेंगे, इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे। इस वक्त मैं एरोस को रिमूव करता हूँ और जो चीज़ हमने समझनी है वो ये है कि कैलकुलेशन ऑप्शंस में बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही होता है। अच्छा, अब जैसे जैसे अच्छे कंप्यूटर्स आते जा रहे हैं, लैपटॉप्स बड़े फास्ट आते जा रहे हैं, फिर उसके अलावा डाटा की कंप्रेशन, और अब हार्ड डिस्क का भी ज़माना ख़त्म हो गया, अब कार्ड्स आ गए हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से डाटा मूव होता है। तो देर आर वेरी फ्यू चांसेस कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस होगी कि जनाब कैलकुलेशन जो है उसके ऊपर टाइम लग रहा है। आप काफ़ी बड़ी बड़ी जायगेंटिक जो शीट्स हैं उनके ऊपर जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो आई एम वेरी श्योर कि 99.99% ऑफ द टाइम्स यू डू नॉट नीड दीज ऑप्शंस, राइट। इसलिए मैंने उसको जल्दी से इसी वीडियो के अंदर 4-5 मिनट में डिस्कस किया है। हाउएवर जब आपके पास बड़ा डाटा है, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो टोटल रोज हैं अगर वो देखनी हो कितनी है तो वो है जी 1048576, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो इतनी सारी शीट्स हैं, इसका रोज हैं, इसका मतलब ये कि इतना डाटा भी इसके अंदर आ सकता है। 1 मिलियन के करीब रोज हैं तो 1 मिलियन रोज का डाटा भी इसके अंदर आ सकता है, और इतने बड़े डाटा को हैंडल करना इज ए मच डिफिकल्ट टास्क, जिसके लिए आपको ये कैलकुलेशन ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं।